मुजफ्फरनगर में अधिवक्ता के परिजनों के साथ अभद्रता करने के मामले को लेकर बुढ़ाना सब इंस्पेक्टर शोभित नागर के विरुद्ध बार एसोसिएशन ने तहसील प्रांगण मार्ग पर धरना देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं धरने पर बैठे वकीलों ने पुलिस प्रशासन हाय हाय व सब इंस्पेक्टर शोभित नागर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। धरने के बीच रालोद पार्टी के मंत्री योगराज सिंह भी पहुँच गए और वह पूरे मामले से रूबरू हो गए। वहीं योगराज सिंह ने अधिकारियों से फोन पर वार्ता कर एसपी आलोक शर्मा को मौके पर बुला लिया। वहीं एसपी आलोक शर्मा ने धरने के बीच पहुंचकर वकीलों से जांच के बाद आरोपी सब इंस्पेक्टर शोभित नागर पर कार्रवाई की बात की है। जहां एसपी के आश्वासन के बाद संतुष्ट न होते हुए अधिवक्ताओं ने आरोपी सब इंस्पेक्टर पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की और बुढ़ाना कोतवाली से हटाए जाने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन द्वारा उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती तो वह अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। बुढ़ाना तहसील में एक सीनियर अधिवक्ता है, उनके खिलाफ कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं है और पुलिस ने अनावश्यक रूप से 26 जनवरी के दिन उनके घर पर दबिश डाली थी। तो उस पुलिस की गलत नीतियों की वजह से यहाँ बुढ़ाना तहसील में सभी अधिवक्ता एक मंच पर है और काम बंद है, काम ठप है। और आज पुलिस के एसपी आए थे तो उन्होंने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। अधिवक्ताओं की मांग है कि जो यहाँ संबंधित चौकी इंचार्ज है उसका यहाँ से स्थानांतरण हो, बिल्कुल जायज़ मांग है और राष्ट्रीय लोकदल का पूर्ण समर्थन है। अधिवक्ता जो भी निर्णय लेंगे हम उनके समर्थन में उनके साथ हैं। तो अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की, अब क्या करेंगे वकील इसमें? अधिवक्ता जो निर्णय लेंगे उनके निर्णय के साथ रहेंगे हम लोग। जितने लोगों की आवश्यकता होगी, ये मामला अधिवक्ताओं के सम्मान का तो है ही, अधिवक्ताओं के सम्मान के साथ साथ ये किसान लोग भी हैं, हमारे सम्मान का मामला भी है, किसानों के सम्मान का मामला भी है। यदि आवश्यकता पड़ी तो अधिवक्ताओं के साथ हम किसानों को जोड़ करके जो है बड़ा आंदोलन करेंगे। तहसील में धरना बार संघ की तरफ से है, बार एसोसिएशन है उसकी तरफ से धरना है। मेरे पे एसआई नागर द्वारा नाजायज दबाव बनाया जा रहा था बेवजह से, बिना किसी आधार के, और उस नाजायज दबाव को चलते मैं 10,000 रुपये नागर जी को दे चुका था और नागर जी ने बिना किसी आधार के, बिना किसी एफआईआर के और बिना किसी मेरे क्राइम के मेरे घर पर जाकर तोड़-फोड़ की बदतमीजी की रही और जो मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, उनके साथ बदतमीजी की। और जब मैं शाम के टाइम अध्यक्ष जी को लेकर उनके पास पहुंचा, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है मैं कर आया, कोई दिक्कत नहीं है और वकील साहब बाकी अमाउंट पहुंचा दे मेरा। मैं कार्रवाई चाहता हूँ कि दरोगा जी के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हो और वो सस्पेंड हो। किस बात? नाजायज दबाव बनाने के लिए अवैध उपाय चाहते हैं मुझसे। पुलिस ने कोई आश्वासन नहीं दिया और पुलिस तो कह रहे हैं कि हम जो है समझा देंगे, उन्हें आप खत्म कर दीजिएगा। हम चाहते हैं कि नागर जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, नागर जी का सस्पेंड हो। तहसील बुढ़ाना में सम्मानित अधिवक्तागण आज जिस प्रकरण को लेकर के धरने पर रहे हैं, मैं स्वयं उनके पास गया था। मेरे द्वारा सम्मानित अधिवक्तागणों से धरना समाप्त करने हेतु अनुरोध किया गया एवं जो उनकी मांग थी उस संबंध में अपनी तरफ से जो हम कर सकते हैं वह उनसे कहा गया और उन्हें उस चीज़ को सबमिट किया गया और उन्हें कंसोल कर और तमाम तथ्यों से उन्हें अवगत करा करके उस संबंध में जांच कराने का पूरा आश्वासन दिया गया। इसके पश्चात उन्होंने हमसे कहा है कि वह इस संबंध में विचार करेंगे, तदनुसार जैसा होगा वैसा उसमें विचार के पश्चात हमें अवगत कराएंगे और उसके पश्चात तदनुसार कार्यवाही अमल में लाएंगे। सर क्या मामला था, क्यों धरना दे रहे थे वकील तहसील में? एक उपनिरीक्षक थाना बुढ़ाना में है जिनके संबंध में उनके द्वारा धरना दिया गया था, उनके स्थानांतरण की मांग की गई थी। उस संबंध में मेरे द्वारा उन्हें जांच कराने का आश्वासन दिया गया। जांच में दोषी पाए जाने पर मामला ये है, हमारे एक साथी हैं मोहम्मद अली, एडवोकेट हैं, वो हमारी बार के सदस्य भी हैं। उनके कोई परिवार में किसी व्यक्ति के खिलाफ उनका कोई मुकदमा होगा पंजीकृत, जिसपे उनके द्वारा कोई स्टे वगैरह भी आया हुआ है और वो स्टे भी 22 तारीख में आ गया था। हमने 24 में सीओ साहब के थाने पे सबको दे के रिसीव भी करा दिया था। 26 जनवरी के दिन वकील साहब बाहर गए हुए थे, उनकी अनुपस्थिति में उनके मकान पर जाकर पुलिस द्वारा दबाव दिया गया और वहाँ पे ताला वाला उनका दरवाजा को तोड़ने का प्रयास करा। ताला ये ताला है ये वकील साहब की वजह से जो है ये हमने पहले प्रशासनिक अधिकारियों से प्रयास करा कि भाई इस तरह की बदतमीजी जो है अधिवक्ताओं के साथ नहीं होनी चाहिए।
लेकिन उसमें कोई रिजल्ट नहीं निकला। इसलिए हमें जो है आज शोभीर नागर जो एसआई बुढ़ाने के इंचार्ज हैं जिनके पास में, उनके खिलाफ ये धरना देना पड़ रहा है ताकि उन्हें या तो यहाँ से भेजा जाए, सस्पेंड किया जाए उन्हें, और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उचित कार्रवाई हो। वकील साहब के खिलाफ कहीं पे भी कोई भी किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज नहीं है और वो एक सज्जन व्यक्ति हैं, और इस प्रकार से सज्जन व्यक्तियों को या अधिवक्ताओं को परेशान करने की पुलिस की मानसिकता से साफ होता है कि उनके मन में किसी भी तरीके का कोई भय खौफ किसी भी तरीके का नहीं है। कानून का वो पालन नहीं करना चाहते और कानून अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही लगातार निश्चित रूप से। प्रशासन द्वारा अगर कोई कार्रवाई न की गई फिर क्या करोगे आप? प्रशासन द्वारा अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम इस अपने धरना प्रदर्शन को कल से ही जिला पे और फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का और फिर पूरे उत्तर प्रदेश का और फिर पूरे इंडिया में इसको फैलाया जाएगा। यानी जब तक आपकी कार्रवाई जब तक नहीं हो जाती तब तक ये कंटिन्यू जारी रहेगा। अब आश्वासन क्या मिला आपको? आश्वासन अभी हमें कुछ नहीं मिला, किसी का भी नहीं मिला। इंस्पेक्टर साहब आए, सिर्फ उन्होंने हमारे साथ बात की है कि भाई हमने परसों ही माफ़ी मांग ली थी, माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि उन्होंने माफ़ी के साथ साथ में ये भी कहा उन्हें मेरे ही सामने जब हम थाने पे गए वकील साहब से कि बैलेंस अमाउंट नहीं दिया आपने। तो बैलेंस अमाउंट इसका मतलब उन्होंने वकील साहब से पैसा भी लिया इसके बदले में, दबाव वहाँ पे प्रेशर ना बनावे में, इस बात का भी उन्हें लूटने का प्रयास किया गया। इसी बारे में हम एक एफआईआर भी दर्ज करावांगे कि जो लूटपाट वकील साहब के साथ हुई है, जबरदस्ती पुलिस ने जो है अपना रोल दिखा के उन्हें परेशान किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई। कोतवाल साहब से आपकी बात हुई, क्या कहा उन्होंने? कोतवाल साहब ने अभी हमें कोई आश्वासन दिया नहीं है इस प्रकार का। हमने कोतवाल साहब के सामने ये सभी बातें रख दी हैं और सीओ साहब हमारे छुट्टी कहीं गए हुए हैं, शायद इलाहाबाद बताया था उन्होंने। अगर वो आगे तो उनके सामने भी रखेंगे, फिर हम जिले पे जाएंगे। तो जब तक एसआई के खिलाफ कुछ नहीं होता अनिश्चितकालीन धरना रखेंगे? जब तक ये निश्चित है कि हम कार्रवाई अपनी जारी रखेंगे, जब तक कोई कार्रवाई इनके खिलाफ ठोस नहीं हो जाती शोभीर नागर के खिलाफ। वकील साहब ने बताया 10,000 रुपये पहले भी दे चुके हैं। ये नहीं बताया 10,000 दिए या 20 दिए। मेरे सामने शोभीर नागर ने इनसे कहा है कि बैलेंस अमाउंट नहीं दिया आपने अभी तक। इन्होंने कुछ नहीं बोले, ये चुप रह गए। जनपद शामली के कैराना थाना इलाके में बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। बाइक सवार युवक पर अज्ञात बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें बदमाश की गोली लगने से बाइक सवार युवक घायल हो गया। वारदात के बाद अज्ञात बदमाश युवक को मृत अवस्था में छोड़कर मौके से भाग निकले। हादसे के बाद घटनाक्रम की सूचना स्थानीय लोगों ने डायल 100 पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में घायल को कैराना सीएचसी में भर्ती करा दिया, जहाँ से घायल को प्राथमिक उपचार के बाद मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। दरअसल मामला कैराना कोतवाली क्षेत्र के गाँव खुरगान के निकट का है, जहाँ पर अज्ञात बदमाशों ने बाइक सवार युवक को गोली मार दी। घटना उस दौरान की है जब युवक बाइक पर सवार होकर अपने गांव लौट रहा था। घायल युवक का नाम सरवर बताया जा रहा है, जो गांव अकबरपुर सुनेटी का निवासी है। जैसे ही सरवर गांव मलकपुर के निकट पहुंचा तो अज्ञात बदमाशों ने सरवर पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें से एक गोली सरवर की छाती में जा लगी, जिसके कारण सरवर सड़क पर जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद स्थानीय राहगीरों ने इस पूरे घटनाक्रम की सूचना डायल 100 पुलिस को दी, जिस पर पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और आनन फानन में घटनास्थल पर पुलिस पहुंच गई, जहां से घायल सरवर को कैराना सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां उसे प्राथमिक उपचार देकर मुजफ्फरनगर के लिए रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। हालांकि बदमाशों का कोई सुराग अभी तक नहीं लग पाया है और न ही पुलिस वारदात के कारणों का पता लगा पाई है। चौराहे पर खड़े थे तो हमें बताया कि ऐसे एक आदमी पड़ा है। हम तुरंत 2 सेकंड में वहाँ पहुँचे, उसे उठा करके लेकर के यहाँ अस्पताल के लिए आ गए। हम अस्पताल में मौजूद हूँ। ये तो मैंने आकर यही पता चला कि इसके गोली लगी है। बाकी तो हम क्या कह सकते हैं, वो तो बाकी डॉक्टर साहब बताएंगे जो भी कुछ है, इसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते। ये जख्मी हुआ है, इसको पुलिस वाले लेकर आए हैं, एसआई पंकज कुमार 100 डायल जी। तो इसको प्राथमिक उपचार देने के बाद इसे मुजफ्फरनगर रेफर कर दिया, एक्सरे और आगे ट्रीटमेंट। क्या लगता है आपको प्रथम दृष्टि? ये तो रिपोर्ट बताएगी। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक परिवार में शादी का माहौल अचानक मातम में तब्दील हो गया, जहां शादी समारोह में शिरकत करने आए 5 साल के मासूम बच्चे की गुब्बारा फुलाते समय मौत हो गई। गौरतलब है कि बच्चा फूटे गुब्बारे को मुंह के अंदर फुला रहा था कि अचानक गुब्बारा मुंह के अंदर ही फट गया और उसका टुकड़ा उसकी सांस की नली में जा फंसा, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। दिखाई दे रही है तस्वीर उसी 5 साल के मासूम बच्चे अनुज की है, जिसके मुँह में गुब्बारा फुलाते समय गुब्बारा फूटने से मौत हो गई है और शादी की खुशियाँ मातम में तब्दील हो गई। अब घटना के बाद बच्चे के
परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गौरतलब है कि 5 साल का मासूम अपनी मां के साथ अपने ननिहाल में मामा की शादी में शिरकत करने के लिए आया हुआ था और 26 जनवरी को इसके मामा की शादी थी, लेकिन अभी शादी के बाद के रीति रिवाज चल रहे थे और कल 5 साल का मासूम अनुज बच्चों के साथ गुब्बारे से खेल रहा था कि अचानक उसका गुब्बारा फूट गया, लेकिन बच्चे ने गुब्बारे को मुंह में दबा लिया और उसे फुलाने का प्रयास करने लगा, लेकिन गुब्बारा मुंह में ही फट गया और उसका कुछ टुकड़ा बच्चे की सांस की नली में चिपक गया, जिसके बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी। बच्चे की तबीयत को बिगड़ता देख उसके परिजन उसे निजी चिकित्सालय में लेकर गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इस मामले में जब हमने सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर योगेश गुप्ता से बात की तो उन्होंने बताया कि यह एक हैरान कर देने वाला केस है कि बच्चे की गुब्बारा फुलाते समय गुब्बारा फूटने से मौत हुई है, लेकिन बात भी सही है कि अभिभावकों को बच्चों को खेलते समय विशेष ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर योगेश के मुताबिक बच्चे के अभिभावक यदि बच्चे का खेलते समय ध्यान रखते तो बच्चे को सही समय पर इलाज मिल जाता और शायद वह बच सकता था। देखो, गुब्बारे से फूटने से मौत होना थोड़ा सा बड़ा रेयर केस है, अनयूजुअल केस है। अमूमन छोटे बच्चों में खेलते खेलते ऐसी चीज़ें तो पाई जाती है, जैसे सीटी बजा रहे होते हैं, सीटी मुंह में गुटक जाते हैं, वो सांस की नली में फंस जाती है। कभी कोई छोटा सिक्का होता है, सिक्का मुंह में चबा रहे होते हैं, मुंह में डाले होते हैं, वो भी सांस की नली में फंस जाता है। बट गुब्बारा फूट जाना और गुब्बारे की वजह से ऐसी कोई अनहोनी हो जाना, दुर्घटना हो जाना, ये तो बड़ी एक आश्चर्य की बात है, चौंकाने वाली बात है। बट हाँ, ऐसे केसेस आते भी हैं, होते भी हैं। इस पर हमको विशेष तौर पे छोटे बच्चों पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब भी कोई ऐसा छोटा बच्चा कोई ऐसी चीज़ों को हाथ में लिए हो या मुंह में डाल रहा हो तो उसको तुरंत उन चीज़ों से दूर रखना चाहिए और उनको बच्चों को हमेशा काउंसलिंग की और समझाने की ज़रूरत होती है सर, ये जो कि ऐसी चीज़ें आप ना लें और इससे ना खेलें, और खेलना भी है तो कम से कम मुंह में इसको ना डालें। इस केस की अगर बात करें, जो 8 साल का बच्चा जिसकी गुब्बारा मुंह में फूटने से मौत हुई है, इसमें क्या रहा होगा, किस तरीक़ा से ये फूटा अंदर और किस तरीके से उसकी जान चली? तो गुब्बारे में कई बार प्लास्टिक होती है, फूटने के बाद वो प्लास्टिक कई बार अंदर, जब बच्चे उसको सक करते हैं ना कई बार गुब्बारे को फुलाने के लिए, तो वो प्लास्टिक फूट के अंदर चली जाती है, जो सांस की नलियों में फंस जाती है और हमारे जो सांस की नली का पैसेज होता है उसको ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से एस्फिक्सिया वगैरह होने का खतरा रहता है, उसकी वजह से सडन डेथ होने का खतरा रहता है। अगर इस बच्चे को टाइम से अगर हॉस्पिटल ले जाया जाता तो शायद इस बच्चे की जान बच जाती। जी जी बिल्कुल। अगर हम ऐसे केसेस में किसी भी बच्चे को अगर हम समय से उपचार के लिए अस्पताल पहुंच जाएं, ठीक है, तो डेफिनेटली उनकी जान बचाई जा सकती है। बच्चा अपने नानी के यहाँ गया था जी, नानी के यहाँ पे गया हुआ तो वहाँ पे शादी का प्रोग्राम था, उसमें गया था जी, और 10:30 बजे करीब हम पे फ़ोन आया था जी कि ऐसे जल्दी आ जाओ। हमें नहीं पता थी कि क्या खाया क्या नहीं खाया जी, और वहाँ पे जब वाइब्रेटर पे रखा तो जब पता चली गुब्बारा निकला उसके अंदर। तो कहाँ बच्चा किसके यहाँ गया हुआ था, शादी का किस चीज़ का प्रोग्राम था? उसके मामा की लगन सगाई थी जी, उसमें गया हुआ था। तो गुब्बारा बच्चा गुब्बारे से खेल रहा था, कहाँ से गुब्बारा खरीदा था बच्चे ने? ये तो उनको ही पता होगी कि हमें तो पता नहीं इस बात। आप कौन लगते हो बच्चे के? मैं उसका बड़े पापा हूँ। क्या नाम था बच्चे का? अनुज। गन्ना भुगतान को लेकर मुजफ्फरनगर में मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने कलेक्ट्रेट परिसर से एडीएम प्रशासन अमित कुमार और जिला गन्ना अधिकारी को बंधक बनाकर रेलवे ट्रैक पर जमकर नारेबाजी करते हुए पैदल मार्च निकाला। रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर किसानों ने रेलवे ट्रैक पर धरना शुरू कर दिया। रेलवे ट्रैक पर हंगामे की सूचना पर आला अधिकारी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाने में जुट गए, लेकिन किसान अपनी मांगों पर डटे रहे। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बताया कि मुजफ्फरनगर के किसान रोजाना शुगर मिलों को 15 से 18 करोड़ रुपए का गन्ना देते हैं, लेकिन किसानों का पिछले साल का और इस साल का भुगतान अभी तक चीनी मिलों ने नहीं किया है। और आज शुगर मिलों के अधिकारियों के साथ प्रशासन और किसानों की वार्ता थी, लेकिन इस वार्ता में शुगर मिलों का कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा। कुछ पहुंचे थे तो वह वहां से भाग खड़े हुए। अधिकारी को कलेक्ट्रेट से हम अपने साथ रेलवे स्टेशन पर लाए हैं, अधिकारी भी यही है और अब हमारा धरना जब तक जारी रहेगा जब तक किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं हो जाता। देखो, आंदोलन ये चल रहा, हमारा गन्ना भुगतान की समस्याएं हैं, वो भुगतान दे रहे। हम करीब 15 से 18 करोड़ रुपए का पर डे हम गन्ना अकेले मुजफ्फरनगर से शुगर मिल को दे रहे हैं। शुगर मिल वाले प्रशासन पूर्ण रूप से मिले हुए हैं और किसानों का बकाया है वो कर नहीं रहे। जो इस साल का है
पिछले साल का भी कुछ बकाया है और अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है। तो हम यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे यहाँ पे आए कि अधिकारी हमारे से बात करें और बात नहीं करेंगे तो ये आंदोलन यहाँ से खत्म नहीं होगा, आंदोलन हमारा जारी रहेगा। कलेक्ट्रेट से अधिकारियों को बंदी बना के पैदल मार्च करके यहाँ ले आए, अधिकारी को भी यहीं ले आए। अधिकारी हमारे बीच में है क्योंकि जब तक शुगर फैक्ट्री के अधिकारी नहीं आएंगे, उनसे बातचीत नहीं होगी, तो जब तक ना यहाँ से कोई अधिकारी जा रहे ना यहाँ से किसान जा रहे। जैसे वहाँ मीटिंग चल रही थी एकदम ऐसा क्या हुआ जो अधिकारियों को यहाँ पे लाना पड़ा? शुगर फैक्ट्री वाले वहाँ कोई अधिकारी नहीं आए और शुगर फैक्ट्री के लोग वहाँ से भाग गए, अंदर मीटिंग में थे ही नहीं। तो अधिकारी और हम सब लोग यहाँ पे किसान यहीं रेलवे स्टेशन पे ही आ गए और हमारी डिमांड है कि अधिकारी आए और हमारे से बातचीत करें, हमारा गन्ने का भुगतान दें। अब कब तक रेलवे ट्रैक पर बैठ रहेंगे? आ जाएंगे अधिकारी, आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, 10 दिन में आ जाएंगे। जब भी वे आएंगे उनसे बातचीत करेंगे और हमारा भुगतान चाहिए। जो हम पर डे करीब 18 करोड़ रुपए का गन्ना हम रोज फैक्ट्रियों को दे रहे हैं, तो हमें उसका भुगतान चाहिए। जनपद सहारनपुर के एसएसपी दिनेश कुमार के निर्देशन में पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा के तहत चलाए जा रहे शातिर धरपकड़ अभियान के तहत थाना कुतुबशेर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां थाना अध्यक्ष मुनिंदर सिंह ने टीम के साथ मिलकर क्षेत्र के इस्लामिया इंटर कॉलेज एवं अमर शहीद जवान मेमोरियल इंटर कॉलेज में चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें परीक्षा केंद्र से दूसरे अभ्यर्थियों के स्थान पर 7 लोग परीक्षा देते हुए पाए गए, जिनके कब्जे से फर्जी प्रवेश पत्र, फर्जी आधार कार्ड, ID, मोबाइल फोन और एक कार भी बरामद हुई है। पकड़े गए अभियुक्त शिवशंकर पुत्र देवनंदन निवासी बिहार, अमित पुत्र फतेह सिंह निवासी हरियाणा, विशाल पुत्र रणवीर निवासी बागपत, आमिर पुत्र जब्बार निवासी तावली शाहपुर मुजफ्फरनगर, सुहेल पुत्र जब्बार निवासी तावली मुजफ्फरनगर, आकाश कुमार पुत्र किशोर कुमार निवासी बिहार और सलीम पुत्र मंजूर निवासी शाहपुर मुजफ्फरनगर हैं। एसपी सिटी प्रबल प्रताप सिंह ने मामले का खुलासा किया। देखिए, जैसा कि आपको जानकारी है कि पुलिस की भर्ती परीक्षा हो रही है। CO City 1 इंदू सिद्धार्थ, SHO कुतुबशेर महेंद्रपाल सिंह के नेतृत्व में ये 7 अपराधियों का गैंग पकड़ा गया है जो सॉल्वर्स के रूप में काम कर रहे हैं। इसमें परीक्षार्थी भी हैं और सॉल्वर्स भी हैं। इसमें 2 परीक्षार्थी जो सॉल्वर के रूप में थे, शिवशंकर और आकाश कुमार, ये बिहार के रहने वाले हैं। अमित नाम का एक सॉल्वर है जो SICRP की परीक्षा पास कर चुका है और ये जो परीक्षा पास करने के बाद जो ज्वाइन करने के बीच का जो समय है उसको इस तरीके से पैसा कमाने में इस्तेमाल कर रहा था। इसके साथ में विशाल नाम का लड़का पकड़ा गया जो बागपत का रहने वाला है। आमिर, सुहेल और सलीम, ये 3 लड़के शाहपुर के रहने वाले हैं, जिसमें 2 भाई हैं और उनमें से एक जो ये आमिर नाम का लड़का है, इसका इम्पर्सनेट करने के लिए शिवशंकर नाम का लड़का गया हुआ था। इस प्रकार से ये टोटल 7 लड़के गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे से आधार कार्ड मिले हैं जिसपे मॉर्फ फोटोग्राफ्स हैं, नकली आधार कार्ड बनाए गए हैं। इसके अलावा इनकी IDs, नकली एडमिट कार्ड्स, मोबाइल फ़ोन्स के अंदर व्हाट्सएप चैट्स हैं जो ये बताती हैं कि ये लोग आपस में एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में थे और कॉन्टैक्ट के माध्यम से जगह जगह जाकर परीक्षा दे रहे थे। ये सब चीज़ें बरामद हुई हैं। अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। एक गैंग इससे पहले गागलहेड़ी में भी गिरफ्तार हुआ है जिसमें 4 मेंबर गिरफ्तार किए गए थे। अभी हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, चूँकि इसमें बिहार के लड़के शामिल हैं और गागलहेड़ी थाना में जो गैंग बड़ा पकड़ा गया था उसमें भी बिहार के लड़के शामिल थे। तो अभी हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं जानने का कि इन गैंग मेंबर्स का उन गैंग मेंबर्स के साथ में कोई संबंध है अथवा नहीं। कुछ अभी इसमें रैकेट में कुछ अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी शेष है और जो अन्य एडमिट कार्ड्स मिले हैं जिनके ऊपर परीक्षा दी गई है अथवा नहीं दी गई है, इसकी विवेचनात्मक जानकारी करके उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। और जो बिहार के जो और अभियुक्तगण के बारे में ऐसा प्रतीत होता है कि इनको कोऑर्डिनेट करने वाले कोई और लोग तो नहीं हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, प्रोब कर रहे हैं और सुनिश्चित करते ही उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। जनपद मुजफ्फरनगर में इन दिनों जनता का गंदगी के प्रति आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। नगर पालिका क्षेत्र के मोहल्ला लद्दावाला में जी का जंजाल बने डलाव घर को लोगों ने बंद करने का फैसला ले लिया है। सोमवार को वार्ड के गणमान्य लोगों ने इकट्ठा होकर इस डलाव घर में कूड़ा डालने आए सफाई कर्मियों को बैरंग लौटा दिया और भविष्य में कूड़ा न डालने की हिदायत भी दी है। इसी के साथ डलाव घर से कूड़ा हटाकर नाले के रास्ते को आम नागरिकों के लिए खोल दिया गया है।
जिस पर अब आवागमन शुरू हो चुका है। अब रात में भी लोग इस तालाब घर में पहरेदारी कर रहे हैं कि कहीं कोई यहाँ पर कूड़ा न डाल दे, जिसके बाद यहाँ दोबारा ढलाव न बन सके। अब देखना यह होगा कि यहाँ पर नगर पालिका कूड़ा डलवाती है या नहीं। ये लद्दावाला में कूड़ा घर था जिसकी समस्या बहुत बनी हुई थी। बराबर में स्कूल है, 500 बच्चे, गरीब बच्चे पढ़ते हैं उसमें। रोज बच्चा कोई ना कोई बीमार हो जाता है और नाला हमारा ब्लॉक हो रहा 8 दिन हो गए। नगर पालिका को बार बार इत्तला करने के बाद भी हमारा वो नाला खोला नहीं गया। सड़क पर पानी है। 26 जनवरी का पर्व जो पूरा देश शान शौकत से बनाता है और हमारे बच्चे गंदे नाली के पानी में को जा करके उन्होंने अपना पर्व मनाया है। आज मोहल्ले वासी आए इकट्ठा होकर और लद्दावाला का जो कूड़ा घर था इसको ख़त्म करा। कूड़ा अपने हाथों से उठाया और उसको दूसरे कूड़े घर पे शिफ्ट कर दिया। अब हमारे मोहल्ले वाले चैन की सांस लेंगे और जाम की समस्या रहती थी कूड़ा उठाने से, वो समस्या भी ख़त्म हो गई। अब एक दूसरा रास्ता और बन गया अस्पताल के बराबर से। अब यहाँ जाम की समस्या नहीं रहेगी, ना कूड़ा रहेगा, ना कोई बीमार होगा और मेरा हिंदुस्तान पलेगा और बढ़ेगा। जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव सैद नगला में एक बारहसिंगा घुस आया, जिसने पूरे गांव में आतंक मचा दिया। ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारी को सूचना दी, लेकिन अधिकारियों द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। काफी देर इंतजार करने के बाद ग्रामीणों ने डायल 100 को मामले की सूचना दी, जहां 5 मिनट के बाद ही डायल 100 की टीम मौके पर पहुंच गई। बारहसिंगा की हालत को गंभीर देखकर वन विभाग के अधिकारी को फोन किया तो 4 घंटों के बाद वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बारहसिंगा ने दम तोड़ दिया था। ग्रामीणों ने खुलकर वन विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। यह बारहसिंगा जंगल से घायल अवस्था में गांव में आकर घुस गया था। ये लगभग 2 बज रहे थे, 2 या 2:15 का टाइम हो रहा था और ये इसके पीछे कूदते थे तो यहाँ पे घुस गया। उसी टाइम हमने वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी और अब 6 बज रहे हैं। सर, आपने वन विभाग के अधिकारियों को किस टाइम सूचना दी थी? मैंने 2:30 बजे सूचना दे दी। तो उनका रेस्पॉन्स क्या था सर? उनका ये था कि कुछ देर बाद मैंने 1 घंटे के बाद कॉल की, सर आ रहे या नहीं, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो इसे गांव से बाहर छोड़ दो। और गांव के बाहर छोड़ने पे मर जाता, ये मर गया मेरे हिसाब से। तो नहीं जीवन। ये तकरीबन 2 बजे करीब दोपहर में कहीं से आया और इसको काफ़ी चोट थी। उस वक्त में वन विभाग पे काफ़ी मरतबा फ़ोन भी किया, लेकिन किसी ने कोई फ़ोन भी रिसीव नहीं किया। फ़ोन रिसीव भी किया तो लेकिन उसके बाद ये कहा कि भाई इसे जंगल में छोड़ दो। अब ये बताइए कि अगर हम इसे जंगल में छोड़ देंगे, किसी वजह से कोई शिकायत कर दे, भाई पता नहीं उसे काट के खा लिया हो, आजकल मामला इस तरह का चल भी रहा है। काफ़ी मरतबा फ़ोन करने के बाद यहाँ पे कोई नहीं पहुँचा और एक मरतबा 100 नंबर गाड़ी भी आई, उन्होंने भी फ़ोन किया, लेकिन ये समझिए कि इनकी लापरवाही की बिना पर वन विभाग की ये मामला हुआ, जिसकी वजह से दम तोड़ गया। तकरीबन ये समझिए आप 4 साढ़े 4 घंटे हो गए और वन विभाग की टीम अब पहुँची है। घायल तो ये उस वक्त में बहुत ज़्यादा घायल नहीं था, लेकिन ये खून रिसने की वजह से ज़्यादा खून रिस गया। 4 घंटे में अगर बराबर खून रिसता रहेगा तो दम तोड़ ही जाएगा। मैं ये सरासर वन विभाग की एक गलती मानता हूँ कि अगर वन विभाग इसमें टाइम पे इसमें कुछ निर्णय लेता, इसका कुछ इलाज होता तो मेरा ख्याल है कि ये बच जाता, इसकी जान बच जाती। जनपद मुजफ्फरनगर के जानथर थाना क्षेत्र के पानीपत खटीमार राजमार्ग पर गांव सलारपुर में स्थित फैक्ट्री की सुरक्षा में लगे एक सिक्योरिटी गार्ड की बंदूक चोरी हो जाने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया था, जहां सोमवार को बंदूक एक ईख के खेत में मिलने से पुलिस ने राहत की सांस ली। शनिवार की रात फैक्ट्री की सुरक्षा में लगे जिला उन्नाव निवासी गार्ड बाबूराम यादव की बंदूक सुरक्षा गार्ड के कमरे से अचानक गायब हो गई थी। वाकया उस समय का है जब वह पानी पीने के लिए नीचे गया था। बंदूक चोरी होने की सूचना पुलिस विभाग को मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया था। इसके बाद पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इसी के चलते पुलिस ने सोमवार को फैक्ट्री के पीछे जंगल में एक ईख के खेत से बंदूक को बरामद किया, जिसके बाद पुलिस की सांस में सांस आई। इंस्पेक्टर आरवी कोल ने बताया कि फैक्ट्री के पीछे जंगल से बंदूक बरामद की गई है। देहरादून के हरबटपुर में श्री गुरुद्वारा विश्राम घाट पातशाही तस्वीर से खालसा ईशान के साथ धन धन बाबा दीप सिंह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भव्य नगर कीर्तन निकाला गया, जिसमें साहिब कमाल
धन धन बाबा दीप सिंह के समर्पण जीवन को याद किया गया। श्री गुरुद्वारा विश्राम घाट पातशाही तस्वीर से अरदास के बाद पंच प्यारों की अगुवाई में फूलों से सजी पालकी में गुरु ग्रंथ साहिब की सवारी नगर कीर्तन के लिए निकाली गई, जिसके चलते श्रद्धालुओं की गुरुमानी और महिलाओं द्वारा गुरु की पालकी पर पुष्प वर्षा व पूजा अर्चना करते हुए सभी के आकर्षण का केंद्र बनी रही। आपको बता दें, जो बोले सो निहाल के जयघोष के साथ नगर कीर्तन में सबसे आगे निशान साहिब लेकर चल रहे घोड़े पर सवार बच्चों का दृश्य सभी को आकर्षित कर रहा था। साथ ही इस मौके पर अखाड़े के बच्चों के द्वारा गतका, तलवारबाजी, लाठी डंडों के साथ हैरत अंगेज करतब दिखाए गए, जिसके चलते सेवादार सड़क पर सफाई करते हुए चल रहे थे। जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर पालकी का स्वागत किया, जिसके चलते बाबा का सेवक सुरजीत सिंह बग्गा, सरदार विक्रम सिंह, सरदार सन्नी व सुखदेवी कौर ने पालकी में गुरु ग्रंथ की सवारी को माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर सरदार विक्रम सिंह ने सभी को लख लख बधाइयां दी। साथ ही जो बोले सो निहाल के जयघोष के साथ नगर कीर्तन में बढ़ चढ़कर सेवा की। इस अवसर पर सरदार रविंद्र सिंह ने सभी को बधाई देते हुए धन धन बाबा दीप सिंह के समर्थन और उनके जीवन को याद किया और सभी क्षेत्र वासियों को बधाई दी। नगर कीर्तन बाजार से होते हुए वापस श्री गुरुद्वारा विश्राम घाट पातशाही तस्वीर में संपन्न हुआ, जिसके चलते स्थानीय श्रद्धालुओं और व्यापारियों ने जगह जगह दूध, चाय, मिष्ठान, बिस्किट, संतरे आदि खाद्य सामग्रियों के स्टॉल लगाकर सेवा की व प्रसाद वितरण किया। इस अवसर पर भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष नीरू देवी, देवेंद्र चावला, अमृतपाल सिंह, बलविंदर सिंह, सरदार जगदीश सिंह, इंद्र सिंह, संतोष कौर, किशन सिंह, सनी चावला आदि ने सेवा की। हमारे हरपतपुर के और पूरे आसपास की जितने साथ संगत हमारे धन धन बाबा दीप सिंह जी का जो सिख धर्म के पहले जत्थेदार है, आज उनका जन्म दिवस है और सारे समस्त वासियों को हमारी तरफ से लख लख बधाई। इस उपलक्ष्य में नगर कीर्तन निकाला जा रहा है। ये हमारे बाबा दीप सिंह जी का जन्म दिवस हम मना रहे हैं। हरपतपुर के नगर वासी और जो आसपास में हमारे क्षेत्रवासी हैं वो सिख धर्म के अलावा सब शामिल हुए हैं। वाहिगुरू जी की फतेह। आज गुरुद्वारा श्री विश्राम घाट पातशाही तस्वीर देखे धन धन बाबा दीप सिंह जी जन्म दिहाड़े की खुशी में इलाके ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जनपद शामली में समान वेतन समान अधिकार को लेकर सैकड़ों की संख्या में संविदा कर्मचारियों ने विरोध दर्ज कराया है। सीएम ऑफिस शामली पर संविदा कर्मचारी पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हैं। यह धरना प्रदेश के 75 जिलों में चलाया जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य कर्मचारी, एएनएम, जीएनएम और जनपद की तमाम आशाएं धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध प्रकट कर रही है। संविदा कर्मचारी सीएम ऑफिस पर अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक उनका यह धरना जारी रहेगा। धरने का संचालन शामली जनपद के डॉक्टर हुमायूं के नेतृत्व में किया गया। हमने जब कर्मचारियों से बात की तो उनका यही कहना है कि समाज में उन्हें निम्न स्तर पर देखा जाता है, काम तो पूरा लिया जाता है लेकिन वेतन 1/3 ही मिलता है। अब सभी की यही मांग है कि समान वेतन समान अधिकार सभी को मिलना चाहिए। हमारे लगभग 75 जिलों में 75,000 कर्मचारी हैं, जिनके साथ में लगभग 18 साल से शोषण हो रहा है। शोषण ये हो रहा है कि इनकी जो समान कार्य समान वेतन की जो मांग है वो 18 सालों से लंबित है। समान कार्य का मतलब ये है कि कुछ एएनएम्स हैं जैसे उनको संविदा पे उनको 15,000 मिल रहे हैं, 10,000 भी मिल रहे हैं, और जो परमानेंट एएनएम है उनको मिल रहे हैं 80,000, 90,000। मतलब डिस्पैरिटी बहुत है वेतन के अंदर, चाहे वो एएनएम हो, चाहे फार्मासिस्ट हों, चाहे हमारे डॉक्टर्स हों, एलटी हों, एसटीएस हों, सबके साथ में डिस्पैरिटी है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग सैलरी है और बहुत कम सैलरी है, जिसमें गुजारा हो पाना बहुत मुश्किल है। तो जब तक सरकार मांगे नहीं पूरी करती आप ऐसे हड़ताल करोगे? निश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल शांतिपूर्वक। जब तक हमारे ऊपर कोई उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं होती हम इमरजेंसी नहीं बंद करेंगे। अगर कोई इस तरह की कार्रवाई होती है तो ऊपर से आदेश है कि हम इमरजेंसी ही बंद कर देंगे और फिर उसके जिम्मेदार ये सरकार होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने को लेकर कार्य कर रही अनेक सामाजिक संस्था न केवल तीर्थ नगरी हरिद्वार को स्वच्छ बनाने व गंगा को प्रदूषण मुक्त करने का संदेश दे रही हैं। साथ ही ऐसी संस्थाओं को समाज में न केवल प्रतिष्ठा मिल रही है बल्कि इन संस्थाओं की सराहना के साथ साथ इनसे प्रेरणा लेकर अनेक लोग इन संस्थाओं से जुड़कर स्वच्छता के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। विशेष बात यह है कि शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए भारी संख्या में युवा, छात्र व छात्राएं नियमित रूप से
सफाई के कार्यों में लगे हुए हैं। इन युवा भगीरथों की टोलियां हर सप्ताह मानो एक अनुष्ठान के रूप में गंगा घाटों को साफ करने के लिए सर्दी गर्मी की परवाह किए बिना गंगा तटों पर बिना किसी स्वार्थ के इस काम में जुटते नजर आते हैं। गंगा स्वच्छता के लिए अब स्पर्श गंगा, बीइंग भगीरथ और नमामि गंगे की टीम एक साथ एक मंच पर काम करना शुरू कर दिया है। नमामि गंगे के संयुक्त तत्वाधान में हरिद्वार में स्वच्छ गंगा निर्मल गंगा के संकल्प के साथ इन संस्थाओं ने ठान लिया है कि जब तक आम आदमी इस मुहिम से जुड़कर हरिद्वार को स्वच्छ व सुंदर बनाने में भागीदारी नहीं करेगा, तब तक इनका अभियान जारी रहेगा। इसी कड़ी में गंगा को स्वच्छ व निर्मल बनाने के लिए एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली को हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली हरिद्वार के सर्वानंद घाट से लेकर हर की पौड़ी तक निकाली गई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री व हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, स्पर्श गंगा अभियान की राष्ट्रीय संयोजिका आरुषि पोखरियाल निशंक समेत स्कूली बच्चे और बड़ी संख्या में गंगा प्रेमी शामिल रहे। बीइंग भगीरथ मंच के द्वारा गंगा रन फॉर गंगा दौड़ का आयोजन किया गया। इस मौके पर पीएससी के कमांडेंट रोशन लाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ की शुरुआत की। इस मौके पर हरिद्वार सहित अन्य जगहों से भी युवाओं ने दौड़ में हिस्सा लिया। इस मौके पर रोशन लाल ने कहा कि गंगा को साफ रखना किसी की कोई व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है, सबको मिलकर गंगा को साफ रखना होगा। वहीं स्पर्श गंगा टीम की एक दिव्यांग सदस्य नीरजा गोयल ने भी दौड़ में हिस्सा लिया। नीरजा गोयल ने कहा कि जब मैं एक दिव्यांग होकर गंगा की स्वच्छता के लिए दौड़ में हिस्सा ले सकती हूं, तो सभी को गंगा के लिए जागरूक होना चाहिए। नीरजा गोयल ने इस दौड़ में हिस्सा लेकर समाज के स्वस्थ लोगों के लिए एक करारा संदेश दिया है, जो कोई न कोई बहाना बनाकर इस तरह के कार्यों से बचने की कोशिश करते हैं। नमामि गंगे के तत्वाधान में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की एक पहल है और उस पहल के तहत गंगा उत्सव मनाया जा रहा है हरिद्वार में। और उस उत्सव के दूसरे दिन आज रन फॉर गंगा मैराथन का ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है बीइंग भगीरथ टीम की तरफ से। इसमें पीएससी, केयर कॉलेज और बाकी विभिन्न संस्थाओं के सारे प्रतिनिधि और हमारी पूरी बीइंग भगीरथ टीम इसमें भाग ले रही है। और ये दौड़ यहाँ से शुरू होकर 2.5 किलोमीटर की मिनी मैराथन है, जो वहाँ इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइजेज होंगे वो जो नोडल एजेंसी जल संस्थान उनके माध्यम से दिए जाएंगे और कुछ कंसोलेशन प्राइजेस भी हमने रखे हैं। मकसद सिर्फ एक है कि गंगा के लिए लोगों को अवेयर करना है, जागरूक करना है और उसी कड़ी में हमारे कार्यक्रम लगातार जारी रहते हैं। कहाँ से कहाँ तक है पूरा? ये बल्ला कॉलेज स्टेडियम से शुरू होगी दौड़ और मेन शहर में होते हुए भगत सिंह चौक, चंद्रसर चौक होते हुए शिवाली नगर पालिका में इसका समापन करेंगे। कितने पास? हाँ जी, कितने पास पार्टिसिपेंट हमने 500 की स्ट्रेंथ रखी है और मैं समझ रहा हूँ कि जैसे आप मौके पे देख रहे हैं यहाँ ज़्यादा हो रहे हैं बच्चे, 700-750 लोग हैं और अवेयरनेस फैल रही है कहीं ना कहीं। तो गंगा के लिए लोगों को जागरूक करना ही बीइंग भगीरथ मिशन और नमामि गंगे का उद्देश्य है। इसके अलावा जो ये तो एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है, करने के लिए एक हर नागरिक और एक संयुक्त अभियान होना चाहिए और पीएससी बटालियन भी अपनी ओर से समय समय महीने में एक बार इसके साथ ही साथ जोड़ दिया जाए और इसमें बीइंग भगीरथ और जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट इसके पुरजोर समर्थक है और लोगों से भी अच्छा करने इसकी जरूर अपनी इसको लेके एक जागरूकता होनी चाहिए, जिसमें कि मैं अपने ऋषिकेश में स्पर्श गंगा टीम की मेंबर हूँ और वहाँ हर संडे में सफाई और आज इसे और इसमें मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिल गया। इसी तरह से व्हील चेयर से जाएंगे? हाँ, व्हील चेयर से ही मैं जाती हूँ और व्हील चेयर से ही मैं, ये नहीं है कि मैं हैंडीकैप हूँ तो मैं माइंड से डिसेबिलिटी नहीं हूँ, पैर से डिसेबिलिटी हूँ। तो मैं लोगों को ये जागरूक करना चाहती हूँ कि जब मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ इस चीज़ के लिए गंगा सफाई अभियान को, तो आप लोग क्यों नहीं सफाई करते? क्यों गंगा को इतना प्रदूषित कर रखा है? पन्नी, पॉलीथीन, हर चीज़ तुम लोग गंगा में डालते हो। हम लोग हर संडे जाते हैं, सफाई करते हैं, लेकिन ये देखते हैं उससे ज़्यादा दुगनी गंदगी हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? उस चीज़ को लेकर ये जागरूकता जो रैली कर रही है उसके लिए मैं सफल हूँ और उसमें मैं हमेशा ऐसे अभियान में हमेशा सबके साथ हूँ। जनपद शामली के कैराना क्षेत्र के गांव कंडेला में गांव वासियों ने बिजली घर पर जोरदार हंगामा किया, जहां उन्होंने बिजली विभाग पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाया है। कैराना क्षेत्र के गांव कंडेला में गांव वासियों ने बिजली विभाग के अधिकारियों पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाया। बता दें कि गांव में बिजली घर में बिल जमा करने के लिए गाँव वासियों से अतिरिक्त शुल्क वसूला जा रहा था, जिसका विरोध करते हुए गाँव के किसानों ने प्रदर्शन किया। आरोप है कि 30% बिल जमा करने पर 600 रूपए अतिरिक्त खेत के बिल पर लिए जा रहे हैं और घर के बिल पर 1000 रूपए अतिरिक्त लिए जा रहे थे।
थे। जब उपभोक्ताओं ने इसकी जानकारी मांगी तो मौके पर पहुंचे एसडीओ शामली ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, जिसको लेकर गांव के बिजली घर पर लोगों ने इस बात पर जमकर विरोध जाहिर किया और प्रदर्शन किया। हम इसलिए हंगामा कर रहे हैं जो नेट में बिल आया हुआ है उसके अलग से 600 किसी से 1000 रुपया अवैध वसूली कर रहे हैं, उसके विरोध में ये हम वो कर रहे हैं। शिकायत की एसडीओ साहब को बुलाया था, एसडीओ साहब ने संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। ये कह रहे कि भाई हम आपकी मर्जी, आप कटवाओ या मत कटवाओ। ये आरडी के लिए हंगामा हो रहा है। इसमें उपभोक्ता का कहना है कि अगर हम बिल पूरा जमा करते हैं तो हमसे आरडी न लिया जाए, कि अगर हम पार्ट पेमेंट में जमा करते हैं तो उसमें हम घर के कनेक्शन पे 600 रुपये और PTW प्रोजेक्ट में 150 रुपये आरडी लेते हैं। रसीद हम काट के आपको विभागीय रसीद काट के देते हैं आपको। 133 रुपये का ऑनलाइन बिल है। अच्छा। लेकिन उसके साथ में 600 रुपये की हाथ वाली पर्ची काट रहे अलग से। ये कैसे है जब ऑनलाइन जमा कर रहे बिल? तो इसमें आपने किसी शिकायत करी? एसडीओ साहब भी आए थे, वो भी ये बोल रहे कि ये तो कटेगी आरओ का है और ये वो भी बैठे, इंस्पेक्टर भी बैठे, वो भी बोले कटेगी। अगर कोई 30% जमा करेगा तो कटेगी। लिखित में तो कुछ है ही नहीं ऐसा। जब ऑनलाइन सिस्टम है तो ऑनलाइन के जो बिल जो ऑनलाइन में पैसा है वही कटना चाहिए ना। बागपत में जल निगम के कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन किया है। 7वां वेतन आयोग लागू कराने की मांग को लेकर जनपद के तमाम जल निगम कर्मी धरने पर बैठ गए और अपनी मांगे पूरी कराने के लिए प्रदर्शन किया। जल कर्मियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वह लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। वहीं जल कर्मियों द्वारा कार्य बहिष्कार करने से लोगों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बागपत के तमाम जल निगम कर्मचारी निगम कार्यालय पर धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग वेतन बढ़ाने की है। 7वां वेतन आयोग अब तक शासन द्वारा लागू नहीं किया गया है, जिसको लागू कराने के लिए आज यह तमाम जल कर्मी धरने पर बैठे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले काफी दिनों से वह 7वां वेतन आयोग लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन करते आ रहे हैं। कई बार शासन की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद सरकार इनकी मांग मानकर वेतन आयोग लागू नहीं कर रही, जिसको लेकर एक बार फिर से पूरे प्रदेश में आज से जल निगम कर्मियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। एक तो हमारा 7वें वेतन आयोग के बारे में धरना है और दूसरा हमारा जो जल निगम है इसको शासकीय वो बनाया जाए करके, सरकारी विभाग बनाया जाए करके, इस उसमें जो है हमारा ये धरना प्रदर्शन है। कब तक रहेगा? फिलहाल तो एक दिन का प्रोग्राम है जी, फिर आगे मुख्यालय संघ से जो भी आदेशित होंगे उसी के हिसाब से हम आगे की कार्रवाई करेंगे। 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट नहीं हमें मिला, वेतन नहीं मिला, उसके लिए हम कर रहे हैं और ये पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चल रहा है धरना और यूपी में, और वो मांग हमारी पूरी हो जाए। अब कई बार आश्वासन दे दिए चेयरमैन साहब ने, लेकिन वो पूरी नहीं हो पा रही। लिखित रूप में भी दे दिया उन्होंने कि इस तारीख को मिल जाएगा, एमडी साहब ने भी दे दिया, लेकिन वो उस तारीख को पूरे नहीं होते। उसके विवश मिलने के कारण हमें विवश होकर फिर धरने देने पड़ गए। कार्य का बहिष्कार जारी है हम लोगों का। अगर मांग पूरी नहीं क्या होगा तो आगे हमारा संघर्ष जारी रहेगा। बागपत के अंदर मंडला आयुक्त अनीता सिंह मेश्राम बागपत कलेक्ट्रेट और सदर तहसील का निरीक्षण करने पहुंची। आयुक्त ने अभिलेखागार कक्ष का निरीक्षण किया, जिसमें कुछ पत्रावलियां सही तरीके से सुव्यवस्थित ढंग से नहीं रखी गई थी। उन्होंने उसे सही ढंग से रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसी फाइलों की बेंडिंग अवश्य करा ली जाए, जिससे कि रिकॉर्ड को आसानी पूर्वक देखा जा सके। इसी क्रम में उन्होंने भूलेख के संबंधित कर्मचारियों की सर्विस बुक का भी निरीक्षण किया और उन्होंने जानकारी ली कि ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो NPS की श्रेणी में हैं और NPS नहीं कटा रहे हैं, जिसके क्रम में भूलेख के 8 कर्मचारी NPS के अंतर्गत कलेक्ट्रेट में हैं। इसी क्रम में उन्होंने नगर निकाय का निरीक्षण किया और नगर पालिका में चल रही कार्य योजनाओं के बारे में LBC से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने दीनदयाल योजना और अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा 4 निकायों की DPR शासन को भी प्रेषित कर दी गई है। आयुक्त ने कहा नगर निकायों में अच्छा कार्य होना चाहिए और जो पटल के कार्य हैं उन्हें गंभीरता के साथ समय से निष्पादित करने का कष्ट करें। ये तहसील बागपत का पूर्व निर्धारित निरीक्षण था और इसमें तहसील में जितने भी इनके सेक्शंस हैं, पटल हैं, रिकॉर्ड रूम है, शिकायत निस्तारण है, वो सब देखा गया और बहुत अच्छे से अधिकारियों ने तैयारी करी थी और
बहुत अच्छा काम यहाँ पे पाया गया और यहाँ के जो तहसीलदार, एसडीएम और पूरी टीम जो है उनकी प्रशंसा की पात्र है। उसमें शासन के द्वारा आदेश दिए गए थे कि यहाँ पे जो पट्टा खनन हो रहा है उसकी शिकायत को लेकर वो कमेटी ने जांच करी थी। उसमें जो कमियां पाई गई थी वो शासन को हमने रिपोर्ट भेज दी। कार्रवाई जो भी होगी शासन स्तर से होगी, वो सब हमने रिपोर्ट बना के शासन को भेजी, उसमें कार्रवाई होगी। बागपत शहर कोतवाली क्षेत्र के सोनीपत स्टैंड पर खड़ी कार में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते कार धू कर जलने लगी। आधे से ज्यादा कार चंद मिनटों में जलकर खाक हो चुकी थी। कार में आग लगने से वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार आधे से ज्यादा जलकर खाक हो चुकी थी। कार में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। लाइव आग की घटना उस समय हुई जब शहर कोतवाली क्षेत्र के सोनीपत स्टैंड पर इको गाड़ी में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के कारण कार में लगी आग ने देखते ही देखते उसे आधे से ज्यादा जला दिया। इको कार हरियाणा से लेकर सोनीपत तक सवारियां लाने और ले जाने का काम करती है, जिसमें आज आग लग गई। मुजफ्फरनगर के कस्बा जानसठ में सरचार्ज समाधान योजना के अंतर्गत कैंप लगाकर पंजीकरण व बिल जमा किए गए। जहां मंगलवार को विद्युत बिल जमा किए गए तथा उपभोक्ताओं का पंजीकरण भी किया गया। एसडीओ भुवन राज सिंह व जेई कपिल देव ने टीम बनाकर विद्युत बिल व पंजीकरण कैंप का आयोजन किया। एसडीओ भुवन राज सिंह ने बताया कि शासन आदेश के अनुसार सरचार्ज के लिए ग्रामीण क्षेत्र व कस्बे में कैंप लगाकर समाधान योजना के अंतर्गत 100% सरचार्ज माफी योजना के तहत उपभोक्ता लाभान्वित होंगे तथा विद्युत विभाग की ओर से कैंप लगाकर दर्जनों विद्युत बिल सही किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी से 31 मार्च तक सरचार्ज समाधान योजना का फायदा लेने वाले उपभोक्ता को बिल में मूलधन विलंब भुगतान यानी कि सरचार्ज को छोड़कर 30% राशि पंजीकरण के लिए जमा करानी होगी। यह राशि अंतिम भुगतान के साथ समायोजित कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पश्चिमांचल पावर कॉर्पोरेशन के आला अधिकारी के निर्देश के अनुसार सभी बिजली बिल बकाया जमा करने पर सरचार्ज में 100% की छूट दी जाएगी। जनपद शामली के रोजा मोहल्ला निवासी एक महिला ने शामली कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि उसकी शादी 6 वर्ष पूर्व सोनू उर्फ शौकीन पुत्र मजीद निवासी मोहल्ला मोहम्मदीगंज कस्बा जलालाबाद जनपद शामली के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के साथ हुई थी। शादी के बाद उन्हें 2 बेटियां हुई, जिससे ससुराल वाले खुश नहीं थे क्योंकि उनकी चाहत बेटे की थी, जिसके चलते ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। उनकी प्रताड़नाओं से तंग आकर पिछले 2 वर्षों से पीड़िता अपने मायके में रहने लगी थी। कुछ दिन पहले उसके पति शौकीन का फोन आया कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है और मैं तुम्हें लेने के लिए घर आ रहा हूँ, जिस पर फराज जाने के लिए तैयार हो गई, परंतु उसका पति उसे लेने के लिए नहीं आया। जहाँ उसका पति शौकीन अपने माता पिता और एक भाई के साथ उसके घर आया, उस समय फराह घर पर अकेली थी। घर पर अकेला देखकर उन लोगों ने उसे पीटना शुरू कर दिया और आग लगाकर जान से मारने का प्रयास किया, जिनसे बचकर वह एक कमरे में जा घुसी और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। शोर शराबा होने पर पड़ोसी घर पर आ गए। पीड़िता ने बताया कि उसके पति ने उसे 3 बार तलाक बोलकर तलाक दे दिया है। मेरे पति आए थे घर, देवर और सास। एक दिन पहले आने वाले थे लेना, लेकिन अचानक से आ जाए। 2-2.5 साल हो गए मुझे अपने घर पे ही। कहते हैं बेटियां पैदा कर रही है तो पहले निकाल दिया था एक। अपनी बेटी को मैंने छोटी को अपने घर पे जन्म दिया, अपने घर पे अपने भाई हो गए। अच्छा, तो के तीनों आए और पहले तो बैठ गए, फिर पूछा तुम्हारा भाई कहाँ पे है। मैंने कहा तो रोज की तरह काम पे गया हुआ था, है नहीं घर पे। फिर एकदम मैंने कहा चलो बैठ जाओ, बैठ गए वे। फिर दरवाज़ा बंद कर दिया देवर ने एकदम उठ के। मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा अपने भाई को फ़ोन करूं। उन्होंने मेरे पति ने मेरा पीछे से आकर मुँह भींच के एकदम फ़ोन लेके देख मारा वहीं पे ज़मीन पर। फिर दोनों ने लात घुसे मारने, पति ने पेट निकाल को बजाई पूरी। फिर सास ने कहने लगा इसका खिस्सा ही ख़त्म कर देती हूँ मैं आज। फिर सास ने बोतल निकाली उसमें से मेरे ऊपर डालती सारी, तेल की, मिट्टी के। अच्छा, तो फिर अब वो उसको कहने लगे माचिस तो है नहीं किसी के पास, वो ऊपर रसोई में से लेने गए माचिस, हमारी ऊपर है रसोई। फिर मैंने अपने पति को एकदम धक्का मार के मैं दूसरे कमरे में चली गई, वहाँ पे दरवाज़ा बंद कर दिया। जाकर वहाँ से चीखें मारनी शुरू करी, चीखें मारनी शुरू कर दी मैंने, रोना चलो सब कोई आ गया कोई। फिर एकदम से मेरे पति ने कहा ये नहीं मानने की, इसका हिस्सा ही ख़त्म करना पड़ेगा, उसको मैं भी 3 तलाक बोल के जाता, 3 तलाक बोल के दे सकता जी, प्रयास करा बिल्कुल।
पंजाब के जंडियाला गुरु में दुबई से एक नौजवान की लाश मिली है। मिली जानकारी के अनुसार शमशेर सिंह पुत्र केवल सिंह वासी गांव धुलका, जो कि दुबई से अपना इलाज करवाने के लिए पंजाब में आया हुआ था, वह बीते दिन अपने घर वालों को बताए बिना ही अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपनी मौसी के पास जबोवाल जा रहा था और उसके पिता केवल सिंह ने बताया कि जब शाम तक वह वापस नहीं लौटा तो उसके रिश्तेदारों को फोन किया गया, तो उसके रिश्तेदारों ने बताया कि वह यहाँ से शाम के समय ही चला गया था। फिर पुलिस को सूचित कर उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई, जिस पर पुलिस ने शमशेर की लाश गांव राणा काला और गांव जबोवाल के बीच में नहर के पास मिली। फिर उसकी तलाशी ली गई तो उसकी जेब से छोटा मोबाइल फोन भी मिला, जिससे उसके परिजनों को इत्तला दी गई। तो घर वालों ने मृतक की पहचान की है। परिजनों के मुताबिक उनका बेटा किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता था, उसके पास एक बड़ा मोबाइल था और मोटरसाइकिल भी थी, जो कि मौके पर नहीं मिली है। पुलिस को अभी कोई सबूत नहीं मिला है जिससे पता चल सके कि शमशेर की मौत किस प्रकार हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। पुराना काला मौजूद सी ते उत्थे सानू आके केवल सिंह पुत्र दारा सिंह ने दस्या कि मेरा लड़का कल शमशेर सिंह पुत्र केवल सिंह दुबई तो आया होया हैगा ते जो शामी अपनी मासी नूं मिलण गया हैगा मोटरसाइकिल ते अपने ते सवार हो गए ते जिहड़ा रात वापस घर नहीं आया ते मासी को पता करते पता लगा भी वो वापस जा चुका वा, पर वो रात घर नहीं पहुंचा। सवेरे सुबह वो अपने लड़के की भाल विच ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਜੱਬੋਵਾਲ ਤੋਂ ਰਾਣੇ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਿਰਿੰਜ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਲੱਭਾ? ਸਿਰਿੰਜ ਮਿਲੀ ਆ ਮੌਕੇ ਤੋਂ, ਸਿਰਿੰਜ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। पंजाब के अबोहर में सनातन धर्म सभा की ओर से संचालित अबोहर की गंगनहर रोड पर स्थित एसटी इंटरनेशनल स्कूल में गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां बच्चों के द्वारा अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। वहीं मुख्य अतिथियों के द्वारा ध्वजारोहण किया गया, जिसके बाद स्कूल स्टाफ के द्वारा बच्चों को मिष्ठान का वितरण किया गया। उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार के गांव गेंडी खाता की राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार के सौजन्य से तथा निर्बल निर्धन विधिक सहायता समिति उत्तराखंड के सहयोग से विधिक साक्षरता एवं बहुउद्देश्यीय शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने हिस्सा लिया, जहां ग्रामीणों को समझाया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का लाभ कैसे लिया जा सकता है और यह किसको मिलेगा। शिविर में लेबर असिस्टेंट कमिश्नर प्रशांत कुमार, सहायक समाज कल्याण अधिकारी TR मलेटा, वन विभाग के अधिकारी कृष्ण सिंह भंडारी, कृषि विभाग के वीरेंद्र सिंह रमोला, उद्यान विभाग के विजय कुमार सहित भारी संख्या में अधिकारीगण मौजूद रहे, जहां सरकारी जनहितकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस मौके पर 5 दिव्यांगों के प्रमाण पत्र बनवाए गए तथा वृद्धा विधवा अवस्था पेंशन के फॉर्म भी भरवाए गए। इस दौरान शिविर में गरीब व विधवा महिलाओं को कंबलों का वितरण किया गया। वहीं प्राइमरी पाठशाला के बच्चों को कॉपियों का निर्बल निर्धन विधिक सहायता समिति उत्तराखंड की ओर से निःशुल्क वितरण किया गया। जनपद सहारनपुर के बड़गाम थाना क्षेत्र निवासी अधिवक्ता ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र सौंपकर थाने के एसआई मोहित तोमर व सिपाही गौरव पर गाली गलौज करने और मारपीट कर लॉकअप में बंद करने का आरोप लगाया है। जहां उन्होंने बताया कि वह एक शादी समारोह से वापस लौट रहे थे और रास्ते में गाड़ी रोककर पानी लेने जा रहे थे। तभी पीछे से मोहित तोमर ने उनकी गाड़ी में टक्कर मार दी और विरोध करने पर रिवॉल्वर दिखाते हुए थाने ले गए, जहाँ 2 लाख रुपए की मांग करते हुए उनका एनकाउंटर करने की धमकी दी गई। जिसके बाद थाने में लोग इकट्ठा हो गए, जिस पर उन्हें छोड़ दिया गया। पीड़ित अधिवक्ता ने जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। 27 तारीख में शाम को 7:30 बजे हमारे बार के सम्मानित सदस्य हैं मिस्टर सचिन, वो अपने कुछ मित्रों के साथ बड़गांव में एक शादी समारोह में गए हुए थे। तो शाम को लौटते समय उन्होंने लगभग 7:30 बजे के करीब थाने के पास सड़क से नीचे उतारकर अपनी गाड़ी लगाई और वहां से एक पानी की बोतल खरीदने लगे। इसी समय एक व्हाइट रंग की ब्रेजा गाड़ी मारुति, उसने आकर उस गाड़ी में जोर से टक्कर मारी। उसमें 3 लोग थे, उन्होंने बदतमीजी करी, गाली गलौज किया। उसमें से एक व्यक्ति ने निकालकर जेब में से रिवॉल्वर जो है हमारे अधिवक्ता साथी के कनपट्टी पर रख दी और गाली गलौज करने लगे। अभी आपने इसके बारे में कोई कार्रवाई के लिए? जी।
देखिए, इसमें हमने कल शाम एसएसपी से टेलीफोनिकली वार्ता हुई थी, तो उन्होंने ये सूचना दी थी कि वहाँ पे जो सब इंस्पेक्टर थे मिस्टर मनोज, उन्हें तो तत्काल प्रभाव से उन्होंने मोहित तोमर, उन्हें तो तत्काल प्रभाव से जो है लाइन हाजिर कर दिया गया है। एक सिपाही बताते हैं कि कोई मिस्टर गौरव हैं, वो उन्होंने थाने में ले जाकर हमारे अधिवक्ता साथी के साथ कुछ बदतमीजी की थी, तो उनके विषय में एसएसपी को विशेष रूप से जानकारी नहीं थी। तो आज सुबह बार के वरिष्ठ लोगों की एक बैठक हम लोगों ने यहाँ बुलाई थी, उसमें एसएसपी साहब को पूरे प्रकरण से अवगत करा दिया गया है। वहाँ पर एसपी आर्य और एसपी सिटी प्रबल प्रताप सिंह जी भी मौजूद थे। उन लोगों ने ये आश्वासन दिया है कि आप बार का प्रस्ताव भेजिए, हम तत्काल प्रभाव से इसमें कार्रवाई करेंगे। और निश्चित रूप से उन्होंने ये एडमिट किया कि हमने भी अपने सूत्रों से जानकारी प्राप्त की है, हमारे पुलिस कर्मचारियों ने अधिवक्ता महोदय के साथ मिसबिहेव किया है और गंभीर मामला है। अधिवक्ताओं की भावनाएं उससे जुड़ी हुई हैं। अधिवक्ता समाज का बहुत अभिन्न अंग है। अगर हमारे किसी युवा साथी के साथ ऐसी कार्रवाई होती है तो आप यकीन जानिए पुलिस प्रशासन को पहले मौका दिया जाएगा कि वो इसमें त्वरित कार्रवाई करें। अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो युवा अधिवक्ता जो भी निर्णय लेंगे, जो भी उनका निर्णय होगा, हम सब लोग उनके साथ रहेंगे और वो कार्रवाई करेंगे। और इस विषय में हम न्यायालय में भी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और वो प्रोसेस हमने शुरू कर दिया है।